जी। ये हम ये जो हिजामा का पूरा अमल है, इसे हम इंशाल्लाह ताला 4 या 5 स्टेप्स के अंदर समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा अमल होता क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ़ एक प्रोसीजर हम समझ रहे हैं, लेकिन इसके दरमियान में ज़ैली तौर पर कोई 15-20 ऐसे मेजर सवाल हैं जिनके जवाबात आपको इसके अंदर से ही मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और बहुत सारे सवालात जो हम आज डिस्कस नहीं भी करेंगे, उनके जवाब भी आपको इसी के अंदर से मिल जाएंगे इंशाल्लाह। यानी प्रोसीजर फिनोमेना समझ लें, सिर्फ उसी के साथ ही इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। सबसे पहले ये समझें कि ये हमारी जिल्द है, ठीक है। जिल्द के कितने हिस्से होते हैं? जी, सबसे ऊपर वाला उससे नीचे वाला नहीं, वो एपिडर्मिस बोल दिया ना उन्होंने, अब आप लोगों ने खुद ही समझना। एपिडर्मिस सबसे ऊपर वाला हिस्सा है एपिडर्मिस। उससे नीचे वाला डर्मिस। उससे नीचे वाला नहीं, हाइपोडर्मिस। ठीक है जी। जिल्द के कितने से हैं? तीन लेयर्स हैं जिल्द की। सबसे ऊपर है एपिडर्मिस, उससे नीचे है डर्मिस और उससे नीचे है हाइपोडर्मिस। अब थोड़ा सा मुख्तसरन हम इसकी साख को समझ लेते हैं। जो एपिडर्मिस है, इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो इस शेप के होते हैं, ठीक है। ये इस तरह से आपस में जुड़े हुए होते हैं और इनके दरमियान में हम देख रहे हैं कि स्पेस, जो दरमियान में स्पेस है, ये बहुत कम होती है। ये बिल्कुल तकरीबन तय दर तय आपस में ऐसे ही जुड़े होते हैं। जैसे इसकी मिसाल ऐसे समझ लें कि बोरियां हैं ना कोई पड़ी हुई, तो 2 बोरियों को हमने ऐसे जोड़ा, तीसरी उसके दरमियान में रख दी, तो दरमियान में स्पेस तो बिल्कुल नॉमिनल सी है ना, बिल्कुल माइनर सी ये स्पेस होती है। और ये ऐसे ही तय दर तय ऊपर लगे होते हैं। और जैसे जैसे ऊपर वाले सेल्स डेड होते जाते हैं, नीचे वाले सेल्स वो वहाँ से प्रोडक्शन करते करते वो ऊपर के साथ मिलते चले जाते हैं। ये डर्मिस के अंदर जो है वो इसकी साख्त इस तरह की होती है। जो एपिडर्मिस में, डर्मिस के अंदर जो सेल्स हैं वो इस नोयत से जुड़े हुए होते हैं। अच्छा, यहाँ पर डर्मिस की साख्त में एक चीज़ और समझ लें। ये जितनी मैं बातें कर रहा हूँ ना, इनके आखिर में जवाब निकलेंगे, ये इसलिए थोड़ा सा गौर से समझ लीजिएगा। ये जो डर्मिस की जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, जो एपिडर्मिस के साथ मिला हुआ है, इसके अंदर सेल्स के दरमियान में स्पेस जो है वो ज़्यादा होती है। लेकिन जो नीचे सेल्स मौजूद हैं, अब सेल्स की साइज़ तकरीबन वही है, लेकिन यहाँ पर इनके दरमियान में स्पेस जो है वो थोड़ी कम होती है। यानी लेयर तो एक ही है ये, ठीक है जी। एपिडर्मिस में सेल्स की साख्त किस तरह से है और उनके दरमियान स्पेस ना होने के बराबर है। डर्मिस में 2 तरह के सेल्स हैं। जो हिस्सा डर्मिस का एपिडर्मिस के साथ मिला हुआ है, वहाँ पर सेल्स के दरमियान जो स्पेस है, खला है, वो निस्बतन नीचे वाले हिस्से के ज़्यादा है, ठीक है। यानी सतह तो एक ही है, लेकिन जो इसका नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पर सेल्स के दरमियान में स्पेस कम है, और ऊपर वाला हिस्सा जो डर्मिस की जानिब है, यहाँ पर स्पेस उसमें थोड़ी ज़्यादा है। अब आ जाते हैं हाइपोडर्मिस में। ये असल में फ़ैट लेयर होती है, चर्बियों वाली। इसके अंदर जो है वो चिकनाई की लेयर होती है। कुछ जिस्म के कुछ हिस्सों में हाइपोडर्मिस ना होने के बराबर होती है। यानी जिस्म की हमारी कुछ जगहों पर जिल्द के अंदर हाइपोडर्मिस ना होने के बराबर होती है, होती भी नहीं है। यानी वहाँ पर चर्बी की मिकदार बहुत ज़्यादा कम होती है। लेकिन कुछ हिस्सों पर ऐसी जगह हाइपोडर्मिस बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, और जिल्द को पकड़ने पर जब मोटाई और जो है उसकी कम मोटाई का एहसास हो रहा होता है, वो इसी हाइपोडर्मिस की वजह से हो रहा होता है। हाइपोडर्मिस जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ पर जिल्द मोटी हो जाएगी, और इसी की वजह से ज़्यादा ये फ़र्क पड़ रहा होता है। सबसे ज़्यादा इसी की वजह से फ़र्क पड़ रहा होता है। अच्छा, अब अगली बात आ जाते हैं। ये हम इमेजिन कर लेते हैं ये हमारा हार्ट है, दिल। यहाँ से
शरियानें जा रही हैं पूरे जिस्म को सप्लाई के लिए, खून की सप्लाई के लिए। अब ये तकसीम दर तकसीम हो रही हैं, यहाँ से तकसीम हो गई, यहाँ से फिर तकसीम हो गई, यहाँ से फिर तकसीम हो गई, होते होते ख़त्म हो गई और आगे से वरीदें शुरू हो गई, वरीदें आ रही हैं, ठीक है जी। ये यहाँ से वरीद जा रही है, फिर आगे एक और वरीद इसमें शामिल हो गई, फिर ये आगे चली गई, फिर एक और वरीद इसमें शामिल हो गई, और ये होते होते इकट्ठी होकर फिर दोबारा दिल में आ जाती है। अच्छा जी, यहाँ पर एक बात बताएं, यहाँ से दिल ने पंप किया, ठीक है, और शरियानें एक जगह पर सुकड़ती सुकड़ती ख़त्म हो जाती हैं, बारीक हो जाती हैं, और ये भी एक जगह पर बारीक हो जाती हैं। इस दरमियान में क्या ख्याल है, ये आपस में पाइप की तरह जुड़ी होती हैं? यानी खून एक जानिब से जा रहा है और दूसरी जानिब से आ रहा है, तो ये पाइप की तरह तो नहीं जुड़ी होती। अगर पाइप की तरह जुड़ी होगी तो कौन सा हिस्सा है जिसको आप कहेंगे कि यहाँ से शरियान शुरू हो रही है और यहाँ से वरीद शुरू हो रही है, ठीक है। तो कुदरत का ये निज़ाम है कि शरियान बिल्कुल अलग है और वरीद बिल्कुल अलग है, ठीक है। शरियान तकसीम दर तकसीम होती होती एक जगह पर जाकर ख़त्म हो जाती है, ठीक है, और जो शरियानों की एंडिंग होती है बिल्कुल बारीक, बाल से भी बारीक, वहाँ पर इतनी बारीक हो जाती है कि बाज़ औक़ात आरबीसीज़ को लाइन में गुजरना पड़ता है। यानी एक आरबीसी जिसका साइज़ तकरीबन 13 नैनोमीटर से, जो एक आरबीसी है उसका साइज़ 13 नैनोमीटर से बड़ा होता है, तो ये 13 नैनोमीटर जो है वो भी इतनी बारीक शरियान हो गई है कि ये 13 नैनोमीटर 26 नैनोमीटर भी नहीं बन सकते, ये दो सेल्स भी सीधे नहीं चल सकते, वो लाइन बना लेते हैं वहाँ पे, एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, इस तरह जाते हैं, ठीक है। तो ये आरबीसीज़ को भी वहाँ पे जाके बिल्कुल यानी कितार बना लेनी पड़ती है, इतनी बारीक हो जाती है। और इसी तरह वरीदें जहाँ से शुरू होती हैं वहाँ पर वो इतनी बारीक होती हैं कि वहाँ से एक आरबीसी गुजर सकता है सिर्फ, ठीक है। अब आ जाते हैं कि यहाँ से यहाँ खून का जो सफ़र है वो कैसे होता है, खून के काम क्या हैं, खून क्या काम करता है हमारे जिस्म में। दो बड़े फेल जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो खून सर अंजाम देता है, वो क्या है? दिल को पंप करता है। नहीं, दिल तो खून को पंप करता है। लेकिन पूरी बॉडी में ऑक्सीजन एग्जैक्टली ऑक्सीजन लेके जाता है। और जो खुराक एग्जैक्टली माशाल्लाह बेहतरीन। दो बड़े अफ़ाल खून के क्या हैं, ऑक्सीजन लेकर जाता है और ख़ुराक लेकर जाता है, ठीक है। एक और चीज़ समझें, हमारे जिस्म का हर एक टिशू, हर एक सेल, हर एक खुलिया बज़ाते खुद वैसी ही ज़िंदगी गुजार रहा है जैसे कि हम गुजार रहे हैं। यानी हमारे जिस्म का हर सेल सांस भी लेता है और वो खाना भी खाता है। सांस लेता है यानी ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन लेता है खून से। अगर ऑक्सीजन लेता है तो उसके वो करता क्या ऑक्सीजन को, सेल के अंदर क्या मेटाबॉलिज्म होता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज भी करता है। अब ऑक्सीजन अगर वो खून उसको दे रहा है तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वापस भी ला रहा है। और खुराक अगर दे रहा है तो सेल उस खुराक को क्या कर रहा है, सेल खुराक खाता जा रहा है, वेस्ट भी तो प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो उस खुराक के बदले जो फासिद मवाद वो पैदा कर रहा है, खून दूसरा ये काम करता है कि वो फासिद मवाद वापस ले लेता है। यानी खून के दो बड़े फेल हैं। सबसे बड़ा फेल ये है कि खून फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर जाता है, पूरे जिस्म के हर एक खुलिये को वो ऑक्सीजन फराहम करता है, और वहाँ से वो खुलिया अपना ज़िंदगी के लिए वो ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो पैदा होती है वो खून में शामिल कर देता है। वो खून घूमकर फिर फेफड़ों में आता है और फिर ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। जो हमने पहले बात की थी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को निकालना तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड तो हर खून के चक्कर पे ऑक्सीजनेटेड हो रहा है, ठीक है। तो खून तो ये काम बखूबी सर अंजाम दे रहा है, ठीक है जी। दूसरा काम था खून का कि वो खुराक को, हमारी आंतों से जो है वो इंजज़ाब का अमल होता है खुराक का,
और वो मेटाबोलाइज होती है हमारे लिवर में, और वहाँ से वो हर खुराक ग़िज़ा की तारीफ़ क्या है कि वो जुज़्व बदन बन जाए। वो जुज़्व बदन बनने के काबिल लिवर में होती है, जाके जिगर में। अब वो जिगर में जब जुज़्व बदन बनने के काबिल हो गई, वो खून में दोबारा शामिल हो गई। अब फिर खून का काम शुरू हो गया, वो पूरे जिस्म के हर एक खुलिये तक उस खुराक को पहुंचाता है, और वो खुलिया उधर से खून से खुराक को वसूल करता है, उसको अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाता है, और वहाँ से जो वेस्ट प्रोड्यूस होती है वो दोबारा खून में शामिल कर देता है। ये दोनों काम खून कर रहा है, ये इस लेवल पर हो रहे हैं, ठीक है जी। इस लेवल पर यहाँ से जो शरियानें यहाँ तक जाके ख़त्म हो गई और यहाँ से आगे आर्टरीज शुरू हो रही हैं, इस लेवल के ऊपर कुदरत ने यहाँ से आगे खून अपना सफ़र सेल्स में नहीं कर सकता, क्योंकि वो शरियान आगे जाते जाते बंद हो गई। अब यहाँ से ये जो स्पेस है, इन खुलियों तक खुराक तो पहुँचनी चाहिए ना। ये जो खुलिया है एपिडर्मिस का, इस तक खुराक नहीं पहुँचेगी तो ये मर जाएगा, ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी तो मर जाएगा। इस तक खुराक और ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी तो ये मर जाएगा। लेकिन इसके दरमियान में तो इतनी स्पेस ही नहीं है कि यहाँ से आर्ट्रियोल यहाँ तक गुजर सकें और वेन्यूल्स यहाँ तक गुजर सकें। तो ये समझ में, ये ज़हन में रखें कि ये जो आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स है ना, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा जो इनकी जो गहराई होती है ना, जो हमारी स्किन की जानिब होती है, वो हाइपोडर्मिस से गुजरते हुए एपिडर्मिस के स्टार्ट तक होती हैं, ठीक है। इसी तरह ये जो वेन्यूल्स हैं, इनका भी एपिडर्मिस के स्टार्ट तक पहुंचती हैं। अब यहाँ तक पहुँच गई। अब यहाँ से खून के आगे जितने भी पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर कुदरत का एक नया निज़ाम शुरू होता है जिसे हम कहते हैं लिम्फेटिक ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। लिम्फ क्या है? लिम्फ क्या है? लिम्फ है खून की बेस, वो सियाल मादा जिसके ऊपर खून के सारे खुलियात तैर रहे हैं, ठीक है। आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं, आपके जो जितने भी आपके खून के अज्जा हैं, उसके अंदर पाने वाली जितनी चीज़ें हैं, ऑक्सीजन है, वो सारी की चीज़ें, ऑक्सीजन तो आरबीसी जज़ब कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो कुरियात खून है, जिन्हें हम कहते हैं खून के अज्जा, खून के खुलियात, ये जिस बेस के ऊपर तैर रहे हैं, ये लिम्फ कहलाती है। ये लिम्फ जो है ये बेरंग है, इसका अपना कोई रंग नहीं है, ठीक है। खून को रंग मिलता है आरबीसी की वजह से, जो कि खून के सबसे ज़्यादा बड़ा हिस्सा है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन के अंदर रंग मौजूद होता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी को रंग मिलता है और आरबीसी की वजह से खून को रंग मिलता है। अगर हम खून से आरबीसी को साइड पे कर दें तो खून बेरंग हो जाएगा, खून का रंग सुर्ख नहीं रहेगा। लिम्फ जो है ये खून की बेस है। यहाँ से मैंने बात की, यहाँ से आगे सिस्टम शुरू होता है लिम्फेटिक ब्लड सर्कुलेशन का। लिम्फेटिक ब्लड सर्कुलेशन क्या होती है? लिम्फेटिक ब्लड सर्कुलेशन ये होती है कि यहाँ पर कुदरत ने इन जो शरियानों की एंडिंग है ना, इनके साथ कुदरत ने छोटी छोटी नोड्स लगाई हुई है, छोटी छोटे ग्लैंड, माइक्रोस्कोपिक। इन ग्लैंड्स के आगे इनकी छोटी छोटी बारीक शाखें हैं, और इसी तरह इधर शरियानों के भी और वरीदों के भी दोनों की तरफ इन नोड्स की बारीक शाखें हैं। ये शाखें लंबी भी हो सकती हैं, छोटी भी हो सकती हैं, फैली हुई भी हो सकती हैं। इन शाखों के आगे भी नोड्स लगे हुए हो सकते हैं, ठीक है। ये एक लंबी तफसील है, उसमें नहीं जाते हम। असल मकसद जो अपना समझना चाह रहे हैं हिजामा का फिनोमेना, वो समझने की कोशिश करते हैं। ये जो लिम्फेटिक ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम कुदरत ने यहाँ पे पैदा किया है, ये काम करता है, जो हम कोई 7वीं 8वीं जमात की साइंस की किताबों में हम एक चीज़ पढ़ते थे, अमले इंजज़ाब। अमले इंजज़ाब, जज़ब का अमल जिसके ज़रिए ओस्मोसिस, ठीक है, अमले इंजज़ाब या ओस्मोसिस। उसमें क्या होता है, एक वो प्रैक्टिकल करवाते हैं जी कि एक बोतल है, ये पानी का गिलास है, इसके अंदर हम पानी जो है उसको रख लेते हैं, गिलास रख लेते हैं, उसमें कुछ नमक 1-2 चम्मच उसमें शामिल करते हैं, उसको मिक्स कर लेते हैं। एक दूसरा गिलास लेते हैं, उसमें नमक नहीं होता, पानी, उसको भी उधर रख लेते हैं, और साथ में एक रस्सी लेते हैं। वो रस्सी का एक सिरा हम ये नमक वाले पानी में डाल देते हैं और दूसरा सिरा उस पानी में डालते हैं जिसमें नमक मौजूद नहीं था। लेकिन 4-5 घंटे के बाद हम दोनों गिलास के पानी जो है उनको टेस्ट करते हैं, तो जिसमें नमक नहीं डाला था वो भी नमकीन हो गया। ये नमक यहाँ से उस गिलास में कैसे गया? इसे कहते हैं ओस्मोसिस का अमल या अमले इंजज़ाब। ये रस्सी जो नमक वाले पानी में भिगी हुई थी,
इसने पूरा जो अमल है वो जो नमक का जो पूरे पार्टिकल्स थे उसने वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर, क्योंकि नमक की कॉन्सेंट्रेशन कम थी, तो इसने थोड़े थोड़े खुलियात, एक एक दो दो खुलियात, वो पूरे हमें नज़र नहीं आ रहे, हम उसे बेशक देखते रहें बैठ के कि नमक जा रहा है, लेकिन वो नज़र नहीं आएगा, लेकिन वो खुलियात माइक्रोस्कोपिकली वो जो उसका जो साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो वहाँ से दूसरे पानी में शिफ्ट हो जाती है, और दूसरे गिलास से जो दूसरा सादा पानी है वो दूसरे गिलास में शिफ्ट हो जाता है, और ये अमल कोई 2-4-5 घंटे के अंदर वो दोनों गिलास की कॉन्सेंट्रेशन एक जैसी हो जाती है। बिल्कुल यही असूल इस जगह पर कार फरमा होता है। ये जो हमारा लिम्फेटिक ब्लड सर्कुलेशन है ना, ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, ओस्मोसिस के असूल पर, अम्ले इंजज़ाब के असूल पर। हमने पहले बात की कि खुराक, खून का काम है ऑक्सीजन को लेकर जाना, खुराक को लेकर जाना, और दो चीज़ें लेकर गया और दो चीज़ें वहाँ से वसूल करके ला रहा है। अब खून यहाँ से गया, यहाँ से लिम्फेटिक ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम कैसे काम करता है कि यहाँ से जैसे ख़त्म हो गया ना, तो यहाँ पर इसके ये जो सुराख है ना, इसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं। इन सुराखों से वो जो खून की लिम्फ है, जो बेस है खून की, वो खून की लिम्फ यहाँ से सरायत कर जाती है इन सेल्स के दरमियान में। ये जो खाली खला है ना, ठीक है, ये जो खाली खला है, सेल्स के दरमियान में खाली जगह है, इस खाली जगह को ये लिम्फ पूरा कर लेती है। इस जगह पर ये लिम्फ भरी हुई होती है, ठीक है जी। ये जो खाली जगह है इसमें ये लिम्फ भर गई। अब क्या काम होता है कि जो खून से आने वाली ऑक्सीजन है वो लिम्फ अपने अंदर जज़ब करती है, और लिम्फ क्योंकि उसमें ऑक्सीजन भी मौजूद है और ख़ुराक भी मौजूद है, तो ये जो सेल है ना, कोई भी एक सेल है, ये जो खुलिया है ये यहाँ से ऑक्सीजन को वसूल कर लेता है अपने अंदर, दूसरे नंबर पे ख़ुराक को अपने अंदर वसूल कर लेता है, इस लिम्फ से जज़ब कर लेता है अम्ले इंजज़ाब के ज़रिए से। और जब उसके अंदर अपना सेलुलर मेटाबॉलिज्म हो जाता है, यानी उस सेल का अपने हज़म हो जाता है उसका, तो वो क्या करता है, अपनी वेस्ट खारिज करता है कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में और फासिद मादों की शक्ल में। वो दोबारा वो जो वेस्ट मटेरियल है, कार्बन डाइऑक्साइड और फासिद मवाद, वो इस लिम्फ में छोड़ देता है। अब यहाँ से वो ओस्मोसिस का अमल शुरू होता है। जैसे जैसे यहाँ से ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ती जाती है, ये लिम्फ, ये जो सेल्स हैं उसको जज़ब करते जाते हैं और खारिज, बाहर मवाद को खारिज करते जाते हैं। लेकिन इस लिम्फ में जब कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार या फासिद मवाद की मिकदार अपने एक लेवल, पर्टिकुलर लेवल से बढ़ जाती है, तो ये एक्टिव हो जाता है ग्लैंड, ये ग्लैंड एक्टिव होता है, और ये वो इजाफी कार्बन डाइऑक्साइड और इजाफी फासिद मादे जज़ब करता है और जो है वो वरीदों के अंदर दाखिल करना शुरू कर देता है। और यहाँ से फिर ये वरीदें जमा होती होती दोबारा खून दिल में चला जाता है, और वहाँ से फिर दोबारा नई सप्लाई लेकर फिर पहुँच जाता है। हम ये बात कर रहे थे जी कि ये जो लिम्फ है, ये जो हमने बात की कि सेल्स के दरमियान में जो स्पेस है, इस सेल्स के दरमियान में जो स्पेस है इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, ECS, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। और ये जो इस स्पेस के अंदर, यानी ये जो खला है, सेल्स के दरमियान में जो खला है, इस खला का नाम तो हमने पढ़ लिया कि मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, जो हमने जवाब पहले पढ़ा था। ये वो स्पेस है जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। अब इस स्पेस में जो ये लिम्फ पाया जाता है, ये जो सयाल मादा पाया जाता है, जिसके ज़रिए से ये इंजज़ाब हो रहा है, इस सयाल मादे का भी कोई नाम है, तो इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। खला का नाम हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, और इस सयाल मादे का नाम हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब यहाँ से हमने हार्ट ने पंप किया, पूरा फिनोमेना समझ लीजिए। यहाँ से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और खुराक की मिकदार ज़्यादा है, लिम्फ ने इसको लिम्फ में जो है मुंतकिल कर दिया, लिम्फ से सेल में पहुँच गया। सेल से सेल किस तरह खुराक वसूल करता है? खुलिये की जो बाहर की झिल्ली होती है उसे क्या कहते हैं? सेलुलर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो सेलुलर मेम्ब्रेन होती है ना, ये जाली की तरह काम करती है। इसके अंदर, यानी वैसे तो ये एक झिल्ली है, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जहाँ से ग़िज़ा और चीज़ें सेल के अंदर जा रही होती हैं और बाहर आ रही होती हैं।
अब हम समझने लगे हैं असल जो चीज़ CPS, पॉजिटिव पैथोलॉजिकल सब्सटेंसेस, वो क्या होते हैं? CPS अच्छा, हमने बात ये की थी शुरू में कि हम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से, ये जो सेल्स के दरमियान में स्पेस है, इसमें पाए जाने वाले एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पैदा हो जाने वाले CPS को बाहर निकाल देते हैं। अब CPS समझने लगे। CPS क्या होता है? पॉजिटिव पैथोलॉजिकल सब्सटेंसेस, उर्दू में हम इसे कहेंगे मर्ज पैदा करने वाले अज्जा। पॉजिटिव वजह बनने वाले, पैथोलॉजिकल बीमारी की, सब्सटेंसेस अज्जा। तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे CPS कहते हैं, हम उर्दू में इसे कहेंगे मर्ज पैदा करने वाले अज्जा, सिंपल। तो ये पैदा कैसे हो गए? यहाँ पे हम जब बिल्कुल जैसे कहते हैं ना निकम्मी सोल और लेज़ी लाइफस्टाइल गुजार रहे होते हैं ना जी, तो काहिलगी की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो उसमें एक यहाँ पर एक अमल हो रहा होता है जिसे हम कहते हैं कि वो जो शरियाने हैं और वरीदे हैं ना, वो सुकड़ना शुरू हो जाती हैं। वो क्यों होती हैं? वो यूँ होती हैं कि देखें, ये दिल है, ये सारा दिन मैं ऐसे ही बैठा रहता हूँ कुर्सी पे, या थोड़ा बहुत चल फिर लेता हूँ, कोई हाथों से थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ। अब इसमें क्या होता है, मेरा दिल एक कांस्टेंट एक ही उसे कहते हैं रिदम, ठीक है, एक ही रिदम में मेरा जो हार्ट है वो बीट करता चला जा रहा है। अब वो जो एक उसकी बीट है, एक हार्ट की जो एक बीट है, उसमें एक ब्लड का वॉल्यूम है, यानी एक दफ़ा दिल ऐसे पंप करता है, वो कितना वॉल्यूम है, हम सपोज़ कर लेते हैं कि वो 20 ml ब्लड वॉल्यूम, हम जो हार्ट बीट है मेरी वो नॉर्मल, उसमें हम एक बीट में वो जो है वो पंप करता चला जा रहा है। अगर हम इसी फिनोमेना के साथ ज़िंदगी गुजारते चले जा रहे हैं तो हमारा ये जो हार्ट है वो प्रेशर, हर बीट के साथ वो जो प्रेशर एक क्रिएट करता है हमारी शरियानों के ऊपर, वो कांस्टेंट एक ही जैसा है, ठीक है ना जी। हम जाग रहे हैं, सो रहे हैं, हम कोई ऐसा काम तो कर नहीं रहे जिसमें हार्ट हमारा तेज़ी के साथ पंप करे, या ब्लड पर बीट जो ब्लड का वॉल्यूम है उसको बढ़ा दे, या ब्लड का जो प्रेशर है वो पर बीट उसको बढ़ा दे। कोई ऐसा काम तो हम कर नहीं रहे, हम लेज़ी सी लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, बस खा पी रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि कांस्टेंट रिदम की वजह से वो एक जैसा प्रेशर डेवलप होता है इसके अंदर। और ये जो कैपिलरी की एंडिंग है, इसकी जो बिल्कुल एंडिंग है, इसका जो सिरा है, इसके ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो एक जैसा ही है। सुबह भी वैसा ही था, शाम को भी वैसा ही था, हफ्ता पहले भी वैसा ही था, महीना पहले भी वैसा ही था, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जैसे जैसे ये प्रेशर कांस्टेंट रहना शुरू हो जाता है, तो ये जो कैपिलरीज़ है, कुदरत का एक निज़ाम है ना, ज़रूरत जिस चीज़ की नहीं होती कुदरत उसको ख़त्म कर देती है ना। तो ये जैसे जैसे जिस कैपिलरी के ऊपर प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है, कुदरत के निज़ाम के तहत वो कैपिलरी ब्लॉक होना शुरू हो जाती है और बंद हो जाती है वहाँ से। फिर क्या होता है, अगर इसका नेटवर्क यहाँ तक था तो यहाँ तक प्रेशर सही आ रहा था, यहाँ तक नहीं आ रहा था, तो ये कैपिलरी डेड हो जाएगी। उससे क्या होगा, निज़ाम तो यहाँ से भी चल रहा है ना, ज़िंदगी तो चलती रहेगी, ज़िंदगी तो ख़त्म नहीं हो जाएगी। ये एक कैपिलरी बंद हो गई है ना, इधर दूसरी मौजूद थी, ये चल रही है, इधर तीसरी मौजूद थी जो ऊपर तक थी, इसमें प्रेशर ज़्यादा आ रहा था, कम आ रहा था, ये भी बंद हो गई। यानी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आधी चल रही हैं, आधी बंद हो गई। निज़ाम तो ज़िंदगी का चल रहा है, लेकिन क्या होगा कि अब यहाँ पर जो ये अमले इंजज़ाब हो रहा था ना, पहले वो नेटवर्क ज़्यादा वसी था, अमले इंजज़ाब प्रॉपर हो रहा था, अब वो प्रॉपर नहीं हो सकेगा। नतीजतन ये जो सेल्स हैं ना, इनकी सेहत मुतासर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऑक्सीजन नहीं ले सकेंगे जितनी उनको चाहिए थी, और अपनी ज़रूरत के मुताबिक ग़िज़ा भी नहीं ले सकेंगे। एक और काम होगा, वो क्या होगा कि ये जो सेल्स वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं ना, जो इसके अंदर डाल देंगे, सेल्स अपनी वेस्ट जो प्रोड्यूस करके इसमें डालेंगे, वो यहाँ से जज़ब भी नहीं होगा। सही तरह होगा तो सही, लेकिन उस तरह नहीं हो सकेगा। 50% डिक्रीज़ हो गया ना, हमने एक मिसाल के तौर पे समझने के लिए कोशिश की, 50% डिक्रीज़ हो गया। यहाँ से जो 2 अमल हो रहे थे वो भी 50% डिक्रीज़ हो गए, और जो यहाँ से 2 अमल हो रहे थे ये भी 50% डिक्रीज़ हो गए। तो अब क्या हुआ कि अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है, जो खुलिये के ऊपर की झिल्ली है, इसके ऊपर वो जो अज्जा हैं, जो फासिद मवाद है, वो क्लॉट की शक्ल में, ज़र्रात की शक्ल में जमना शुरू हो जाएगा। ये जो सेल हैं, इसके ऊपर ये जो जाली हमने समझी थी, इसके अंदर बारीक बारीक सुराख हैं। अब मिसाल दे रहे हैं कि यहाँ पर एक ज़रा एक कैसा है जो यहाँ पर आके उसने इस सुराख के ऊपर आके उसको बंद कर दिया।
ठीक है। अब ये जो सुराख है ये बंद हो जाएगा। अब इस सेल को ज़िंदा रहने के लिए बाकी जो सुराख हैं, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो बाकी नोड्स हैं, उन नोड्स का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर तो ब्लॉकेज आ गई। यही सिलसिला चलते चलते हमारे जिस्म में, ये सिर्फ जिल्द तक मुनहसर नहीं है, ये ज़हन में रखें, ये सिलसिला जिल्द तक मुनहसर नहीं है, ये हमारे सारे ऑर्गन्स में ऐसे ही हो रहा है। हमारे जिगर को भी ऐसे ही ब्लड सप्लाई जाती है, हमारे गुर्दों को भी ऐसी ब्लड सप्लाई जाती है, हमारे मैदे को भी ऐसे ही ब्लड सप्लाई जाती है, फेफड़ों को भी ऐसी जाती है। इवन के हमारा हार्ट, जो पूरे जिस्म को हार्ट सप्लाई कर रहा है, वो खुद भी खुराक लेता है, जिसे हम कहते हैं कि दिल की इंटरनल सप्लाई। अमूमन जब हम कोई एक कहते हैं ना हार्ट अटैक होता है, वो अमूमन ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़्यादातर होता है वो हार्ट की इंटरनल सप्लाई में होता है, ठीक है। यानी खून पूरे जिस्म को तो खून दे रहा है, ग़िज़ा दे रहा है, लेकिन उसने खुद भी तो ज़िंदा रहना है ना, उसको खुद भी ऑक्सीजन चाहिए, उसको खुद भी खुराक चाहिए, तो उसकी इंटरनल सप्लाई भी है, वो खुद भी खुराक लेता है। तो हमारे जिस्म के हर खुलिये में ये काम हो रहा है। तो जहाँ जहाँ पर हमारा ये कांस्टेंट लाइफस्टाइल रहता है, तो उसके साथ ये चीज़ें पॉजिटिव पैथोलॉजिकल सब्सटेंसेस यहाँ पे पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अब इस चीज़ को दूसरी तरह से समझते हैं। एक आदमी है, वो बड़ा स्पोर्ट्समैन है, सुबह 2 घंटे जॉगिंग करता है, ठीक है, और उसमें ये फिनोमेना कैसे होता है? उसमें ये फिनोमेना ये होता है कि जी हार्ट सारा दिन नॉर्मल है, अब वो जो 2 घंटे या 1 घंटा या आधा घंटा वो जो अच्छी एक्सरसाइज करता है ना, उसमें क्या होता है, हार्ट ज़ोर से पंप करता है, यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट होता है, जो ऑलरेडी यहाँ पर नॉर्मल प्रेशर था। अब इसमें क्योंकि प्रेशर कॉन्स्टेंटली वो आधा घंटा मेहनत करता है ना, तो यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज़ होना चाहिए। तो वो जो कुदरत का निज़ाम था कि जिस चीज़ की ज़रूरत ना हो उसको ख़त्म कर दिया जाता है, तो कुदरत का एक दूसरा निज़ाम भी है कि जहाँ पर ज़रूरत पूरी ना हो वहाँ पर नई चीज़ भी बन जाती है। तो यहाँ पर एक नया फिनोमेना शुरू होता है कि ये जो यहाँ पर अगर प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा मुसलसल एग्जर्ट होता रहेगा, तो एक वक्त आएगा कि यहाँ से नई शरियानें डेवलप होना शुरू हो जाएंगी और वो मज़ीद आगे तक जाएंगी। और ये सिस्टम सिर्फ जिल्द में नहीं, हमारे जिस्म के हर खुलिये के साथ होता है, हर उज़्व के साथ होता है। तो ये ज़्यादा बेहतर जिस्म के खुलियात ग़िज़ा लेंगे, ज़्यादा बेहतर ऑक्सीजन लेंगे, ज़्यादा बेहतर हेल्दी रहेंगे, और ये फिनोमेना उसके साथ चलता रहता है। अब बातें हैं बात के जो हमने शुरू में बात की थी कि हम जब कप लगाते हैं, हिजामा का कप लगाते हैं, तो स्टेज नंबर 1 पे क्या होता है, हम इसमें कप लगाते हैं, ये जो एपिडर्मिस है इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होता है, ठीक है, ये स्टेज नंबर 1 है, खाली हमने कप लगाया। अब ये नॉर्मल फिनोमेना था, हमने इस पर कप लगाया, अब इसमें प्रेशर कितना एक्सर्ट होता है, थोड़ा बहुत हमें ये भी मालूमात होनी चाहिए ना कितना प्रेशर एक्सर्ट होता है। तो एक नॉर्मल साइज़ का जो हिजामा का वैक्यूम पंप है, उससे जब हम एक दफ़ा पंप करते हैं तो वो तकरीबन -300 मरकरी से -450 मरकरी तक का प्रेशर स्किन के ऊपर एक्सर्ट कर देता है। ये इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि ये जो सिस्टम नॉर्मल चल रहा था ये रिवर्स हो जाता है। वो कैसे रिवर्स होता है मैं बताता हूँ आपको। ये जो एपिडर्मिस थी ना, ये जो सेल्स हैं, ये क्योंकि एपिडर्मिस उभर कर इस कप के अंदर आ जाती है, तो ये इसके सेल तो ज़्यादा नहीं हो सकते ना, सोजिश हो जाती है ना, हम कप लगाते हैं तो देखते हैं सूज गई है जगह। अब वहाँ पर क्या हुआ, नए खुलिए तो इतनी जल्दी 2 मिनट में नहीं बन गए ना, वो वॉल्यूम ज़्यादा कैसे हो गया, वो वॉल्यूम ज़्यादा ऐसे हुआ कि ये जो सेल्स हैं, ये सेल तो वैसे ही हैं, उतनी की उतनी मिकदार में है, लेकिन ये जो यहाँ से लिम्फ मौजूद था ना, ये इस एपिडर्मिस के अंदर ज़्यादा सराहियत कर गया। अब सेल्स के दरमियान में स्पेस ज़्यादा हो गई है इसकी निस्बत, तो ये स्वेल कर गई है, हमें फूली हुई महसूस हो रही है। ये पहला मरहला है जब हम कप लगाते हैं। इसमें क्या होता है, ये प्रेशर इतना ज़्यादा एक्सर्ट हो जाता है कि ये जो नोड्स के अंदर जो एंडिंग है, इसके अंदर जो सुराख हैं बारीक बारीक, ये रप्चर हो जाते हैं, ये फट जाते हैं। पहले क्या हो रहा था, यहाँ से आरबीसी नहीं गुजर पा रहा था, अब इसमें से वो जो रप्चर हो जाती है उसमें से आरबीसी भी गुजर जाता है, और आरबीसी गुजर के इस लिम्फ के अंदर शामिल हो जाते हैं। इसके साथ साथ ये वो आरबीसीज होंगे जो छोटे बेबी आरबीसीज होंगे, ठीक है, जिनका साइज़ अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ होगा, या ब्रोकन आरबीसीज होते हैं जो अपनी उम्र पूरी कर जाते हैं और फिर वो टूट फूट का शिकार होकर दोबारा जिस्म में जाते हैं, फिर रिपेयर होकर फिर दोबारा आ जाते हैं। ये ब्रोकन आरबीसीज हैं या बेबी आरबीसीज हैं, वो इधर से इस रप्चर होने की वजह से यहाँ से इसमें सराहियत कर जाते हैं। ये पहला मरहला है जब हमने ड्राई कपिंग लगाई है, ठीक है जी, और ये इसमें सराहियत करके दूसरा सिस्टम ये है
कि ये जो वरीद है, वरीद की एंडिंग है जहाँ से ये नॉर्मल फिनोमिना ये था कि वरीद जो है ये जज़ब कर रही है, लेकिन ये प्रेशर इतना ज़्यादा है, -300 से -450 मरकरी का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि ये इस प्रोसीजर को भी रिवर्स कर देती है। यानी यहाँ से सारी लिम्फ एकदम जब ऊपर जाएगी तो ये जो जज़ब कर रहा था ये भी सप्लाई शुरू कर देता है, यानी यहाँ से भी सप्लाई, यहाँ से भी सप्लाई। अब आ गया दूसरा अमल, हमने कब उतार दिया, स्किन स्वेल हुई हुई है, ठीक है, यानी स्किन का लेवल पहले ये था, अब स्किन का लेवल ये है, अब यहाँ पे स्किन में स्वेलिंग है। दूसरे अमल में हमने यहाँ पे प्रिकिंग की, ठीक है, लंबा ही होता था। अच्छा, प्रिकिंग की, प्रिकिंग जो है उसमें एक बात से बात नहीं कि प्रिकिंग जो है वो किससे करनी चाहिए, हम ब्लेड से ज़्यादा बेहतर है या नीडल से? ब्लेड से। इसकी दो वजूहात हैं। पहली जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हिजामा में शिफा जो है वो ब्लेड की धार में के कट में है, ठीक है ना, निश्तर की कट में है। तो अल्फाज जो हदीस के इस्तेमाल होते हैं कि वो कि शर्त महजम, के हिजामा लगाने वाले के कट में शिफा है, ठीक है। तो अगर हम सुई से सुराख करेंगे, जो शुगर चेक करने के लिए जो हम ब्लड लिंसिंग डिवाइसेस वगैरह इस्तेमाल करते हैं, अगर हम उससे प्रिकिंग करेंगे ब्लड तो आ जाएगा, लेकिन वो हदीस के अल्फाज पूरे नहीं होंगे। तो उसमें वो एक तो बड़ी वजह तो ये है। दूसरी वजह यह है कि जब हम हिजामा से जब हम प्रिक करते हैं तो क्या होता है कि उसके कट इस तरह से पड़ते हैं, जैसे ये मेरा हाथ है, मैंने इस तरह प्रिक किया तो ये कट इस तरह से पड़ा और ये इस तरह से खुल गई जल्द, ठीक है। तो अब हीलिंग कैसे होगी? हीलिंग ये मैं बहुत बड़ा इसको माइक्रोस्कोपिक करके दिखा रहा हूँ, ऐसे ना समझिएगा इतने लंबा कट लगाना। ठीक है, तो इसको माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन समझें। तो ये नहीं इस तरह हुआ, ये इस तरह से कट लगा, इसकी हीलिंग कैसे होगी? ये आहिस्ता से जुड़ जाएगा और इसकी हीलिंग हो जाएगी। ये हीलिंग प्रोसीजर बेशक इसका जो है वो जो जगह है वो ज़्यादा है, लेकिन ये हीलिंग जल्दी हो जाएगी और ये अंदर से बाहर की तरफ होगी। समझ रहे बात? पीछे से ऐसे ऐसे खुल गया था ना, तो ये ऐसे जुड़ेगा अंदर से बाहर की तरफ, तो इसमें इन्फेक्शन होने का चांस भी कम से कम है, ठीक है। अलावा ये कि आप बहुत बड़ा कोई ब्लंडर कर दें, ठीक है, तो वैसे ही इसमें इन्फेक्शन नहीं हो सकती। अब आ जाते हैं कि सुई से सुराख कैसा होता है। सुई से सुराख कैसा हुआ? ये यानी हमने ये स्किन थी, हम ये इतनी बड़ी सुई, इसको माइक्रोस्कोपिक समझ लें, सुराख किया, ये सुराख हो गया स्किन में। एक स्किन इतनी बड़ी हमारी स्किन की सेल है, अब इसमें ये सुराख हो गया। अब ये कैसे हील होगा? अब ऊपर से होगा, क्योंकि ऊपर से सुराख छोटा है और नीचे से डेप्थ में है। जिल्द ने, कुदरत ने उसको ऊपर से सबसे पहले बंद करना है ताकि बैरूनी हमलावर हमला ना हो, उसका इन्वेडर कोई भी उसमें दाखिल ना हो सके, इन्फेक्शन पैदा ना हो सके। लेकिन वही जो उसका मुंह बंद होने वाला अमल है वो अंदर से, क्योंकि बाद में हील होगा, ऊपर से मुंह पहले बंद हो जाएगा, ठीक है, तो वो आपको दर्द भी करेगा। आप देखें शुगर चेक करने के लिए जब आप ऐसे एक दफ़ा प्रिक करते हैं, ठीक है, तो खून बंद फौरी हो जाता है, लेकिन आप उसको दबाएं दर्द होगी। हिजामा के आप 50 कट लगाएं, उसको दबा के देखें, कुछ महसूस नहीं होगा, दर्द नहीं होगी। क्यों? वो अंदर से भी हील हो गया हुआ और ऊपर तो बिल्कुल सरफेस के ऊपर है वो, ठीक है। तो दो बड़ी वजूहत हैं कि हम नीडल को इस्तेमाल नहीं करते। दूसरे स्टेप के अंदर हमने क्या किया? प्रिकिंग की। अब क्या अमल शुरू हो जाता है? तीसरे स्टेप के अंदर हमने इसी प्रिकिंग वाले प्रोसीजर के ऊपर हमने दोबारा से कप लगा दिया। अब फिर वही प्रोसीजर शुरू हुआ कि यहाँ पर जो लिम्फ इकट्ठी हो गई थी ये बाहर आके इसके अंदर जमा होनी शुरू हो गई। ये प्रोसीजर नंबर 3 है और प्रोसीजर नंबर 4 के अंदर हमने इसको साफ़ कर दिया, ठीक है जी। प्रोसीजर नंबर 3 में क्या होता है? 1 हुआ खाली कप लगाया, 2 हुआ हमने प्रिकिंग की, 3 हुआ हमने उसको दोबारा कप लगा दिया और 4 हुआ हमने उसको साफ़ कर दिया। प्रोसीजर नंबर 1 में ये हुआ था कि वो नीचे से सारा लिम्फ ऊपर आ गया था। प्रोसीजर नंबर 2 में क्या हुआ कि हमने प्रिकिंग की। प्रोसीजर नंबर 3 में हुआ हमने दोबारा से कप लगाया। अब जब दोबारा से कप लगाया तो ये जो लिम्फ सारी यहाँ पर एपिडर्मस में इकट्ठी हुई थी, डर्मस में इकट्ठी हुई थी, ये सारी बाहर आनी शुरू होगी। अब ये जब बाहर आनी शुरू हो जाएगी तो ये सारी लिम्फ, मिसाल ले लें, इस एरिया के अंदर जितनी लिम्फ थी ये सारी बाहर चलेगी, तो ये जगह खाली रह जाएगी। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ से दोनों साइडों से, यहाँ से नहीं, यहाँ से तो नॉर्मल फिनोमेना है, यहाँ से तो आनी है। अब क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा है कि ये भी वापस देना शुरू करेगा,
तो यहाँ और यहाँ दोनों साइडों से लिम्फ दोबारा इसकी जगह फिल करने के लिए आ जाएगी। ये जो एक सर्कुलेशन डेवलप हुई है, ये अगले आने वाले कई दिनों के अंदर जो है ना वो यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन इन्हांस कर देगी। ठीक है, प्रोसीजर नंबर 3 में ये काम हो रहा है। और इसके अंदर जितना CPS जो मनुवात था वो यहाँ से बाहर निकल गया, उसकी जगह नए फ्रेश जो है वो लिम्फ ने जगह ले लिया। प्रोसीजर नंबर 4 में क्या हुआ कि हमने साफ़ कर दिया। अब ये जो ऊपर स्वेलिंग थी वो उसके अंदर, क्योंकि ये एपिडर्मस में डर्मस में लिम्फ ज़्यादा थी, आहिस्ता आहिस्ता वो लिम्फ रिवर्स होगी, ये अपना काम नॉर्मल शुरू करेगा। और ये तो पहले ही फेंक रहा था, ये अपना काम नॉर्मल शुरू करेगा, ये जज़ब शुरू करेगा, ये सप्लाई शुरू करेगा, नॉर्मल अफ़आल नॉर्मल होने शुरू हो जाएंगे और ये स्वेलिंग बैठनी शुरू हो जाएगी। एक और चीज़ का यहीं पे सवाल समझ लें कि वैसे हम देखते हैं कि हमारी स्किन का कलर ये है, लेकिन जब हम हिजामा लगाते हैं तो उसका कलर चेंज क्यों हो जाता है? इसी के अंदर जवाब है। वैसे भी तो ये है ना, वहाँ ब्लड ज़्यादा पहले मैंने एक बात की थी कि लिम्फ जो है ये बेरंग है। यहाँ पर तो सारी लिम्फ है, लिम्फ में तो कलर नहीं है। कलर यहाँ पे तब आएगा जब यहाँ से RBC यहाँ पहुँचेगा। RBC तो पहुँचा ही है पहले स्टेप में। ठीक है, तो जब हम हिजामा का कप लगाएंगे RBC तब इस लिम्फ में शामिल होगा। जब वो RBC शामिल होगा हमें नज़र आएगा उसका ब्लड का कलर चेंज हो गया, स्किन का कलर चेंज हो जाएगा। तो वो स्किन का कलर चेंज क्यों हुआ था? क्योंकि पहले तो सिर्फ यहाँ पे लिम्फ मौजूद थी, RBC नहीं थे, इस वजह से हमें स्किन अपनी ओरिजिनल कलर में नज़र आ रही थी। लेकिन जब हमने कप लगाया तो यहाँ से ये रप्चर हो गई, यहाँ से बेबी RBCs, ब्रोकन RBCs और उसका हीमोग्लोबिन जब इस लिम्फ में आ गया तो अब हमें स्किन का कलर, उसमें स्किन के सेल्स के दरमियान में से वो RBCs नज़र आ रहे हैं, इसलिए हमें स्किन का कलर चेंज नज़र आ। इससे मुतल्लिका कोई सवाल हो तो करें। है जी कुछ सवाल आप लोगों का? सारे ही समझ आ गया। आपने